सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 2.2 को हल करने के लिए आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल लेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले भाजकता के कुछ नियम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए ताकि आप इसके गुणनखंड आसानी से हल कर सको। एक सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न 468 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें देखते हैं कि पीछे इकाई का अंक 8 है, यानी 8 है। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जाता है तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो भाग 234 बार चला जाएगा। और फिर देखेंगे कि पीछे 4 है, इसीलिए हम देखेंगे इसमें भी 2 का भाग जाता है तो 117 आ जाएंगे। इस प्रकार फिर देखेंगे कि अब 117 देखेंगे किससे भाज्य है, तो हम देखते हैं कि ये 2 से भाज्य नहीं है। तो पता लगाने के लिए देखेंगे कि इस संख्या की जोड़ कर देंगे, यानी इस संख्या की जोड़ करेंगे। 1 + 1 + 7 = 9 होते हैं, अर्थात ये 3 से भाज्य है। अर्थात 3 से भाग देंगे 117 में तो 39 आ जाएंगे। फिर 3 का भाग देंगे तो 13 आ जाएंगे। और फिर देखेंगे 13 के पहाड़े में 13 ही आते हैं तो 13 का भाग देंगे और 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। उसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 13 बराबर 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 13। कभी कभी बच्चों ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि इसके घातों को योग के रूप में लिखिए। जब इसकी घातों को योग के रूप में लिखने का कहता है तो देखेंगे कि 2 की घात कितनी है, 2 प्लस 3 की घात कितनी है, 2 तो 2 लिख देंगे, प्लस 13 की घात कितनी है, 1। अब इसकी योग के रूप में रहता है तो इसको जोड़ कर देंगे। 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अर्थात इसकी घातें का योग कहता है, तब इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखेंगे कि इसी प्रकार 945 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे कि 945 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 5 से भी भाज्य है तो 5 का भी भाग दे सकते हो। और हम देखते हैं कि संख्या की जोड़ करने पर अगर 3 6 9 आते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें 3 से भाज्य है तो हम इसको 3 से भाज्य कर देंगे। 3 से भाग करेंगे 945 में तो 315 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 105 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 35 बार चला जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। अर्थात हम देखेंगे कि इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 5 × 7। अब देखेंगे कि इसमें 3 बार आया हुआ है, इसको इसीलिए लिख देंगे 3 की घात 3 × 5 एक बार ही है तो एक बार ही लिखेंगे, × 7 भी एक बार है तो एक बार। अब इसमें भी अगर प्रश्न कभी कभी बोर्ड में कह देता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करिए और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप इसकी घातों को योग के रूप में लिखिए तो इसकी घात देखेंगे कि 3 + 5 की घात 1 + 7 की घात भी 1। अब इसकी जोड़ कर देंगे 3 4 और 1 5 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसकी घातों को योग के रूप में जब लिखने का कहता है तो इसकी घातें जितनी आती है उसका ही योग करना है। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है
के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समाप्रत्यय यानी एचसीएफ ज्ञात करो एवं लघुत्तम समाप्रत्यय यानी एलसीएम ज्ञात करो और फिर सत्यापित भी कीजिए। सत्यापित कैसे करेंगे कि एचसीएफ को गुणा करते हैं एलसीएम से तो बराबर दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये इसका सत्यापित है। सत्यापित का मतलब दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए, यानी एचसीएफ को गुणा करेंगे एलसीएम से और पूर्णांकों का भी गुणा करेंगे तो दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। इस प्रश्न को समझने के लिए भी हम एक सवाल लेते हैं, जो कि सवाल ये है। पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ भी ज्ञात करो और एलसीएम भी ज्ञात करो। तो इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि संख्या ले लेंगे 96 और 404। 96 और संख्या 404 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसको विद्यार्थियों देखो दो विधि से किया जा सकता है। अभी हम जो पुरानी विधि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो उस विधि का ही हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये विधि थोड़ी सरल है और बाकी की एक विधि अन्य और है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वो मैं जब आपकी कक्षाएं चालू होगी उस समय समझाऊंगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 का भाग 96 में देते हैं तो 48 बार चला जाता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 24 बार चला जाता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 12 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 6 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 3 बार। इस प्रकार ये संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार 404 में भी भाग देते हैं। जब 404 में भी भाग देंगे, जब 404 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 202 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 202 में तो 101 बार चला जाएगा। अब देखते हैं कि 101 एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम 101 का ही भाग दे देंगे और 1 बार चला जाएगा। इस प्रकार इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, अर्थात 96 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसको घात में लिखेंगे तो 2 की घात 5 आ जाएगी, इंटू 3 अकेला है तो अकेला ही आ जाएगा। फिर 404 को भी ऐसे कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 × 101 आ जाएगा, अर्थात 2 की घात 2 और 101 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसका देखो एचसीएफ निकालने के लिए विद्यार्थियों मैंने एक पीछे वीडियो बताया था, जब हमने अध्याय बहुपद यानी अध्याय 3 पढ़ा था उस समय हमने बताया था, फिर वापस बता रहा हूँ कि एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं, अर्थात दोनों में जो कॉमन है उसकी हम छोटी घात लेते हैं, अर्थात इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 इसमें भी है और ऊपर वाली में भी 2 × 5 है। लेकिन आपको कौन सी घात लेनी है? न्यूनतम घात लेनी है, अर्थात दोनों में 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात तो 2 की घात 2 ही, इसीलिए 2 की घात 2 लेंगे। और अन्य संख्या को नहीं लेना है एचसीएफ में, ये ध्यान रखना है, आपको अन्य संख्या को नहीं लेना है। इस प्रकार हमारा एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। अब एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेंगे और इसमें भी अधिकतम घात लेने के लिए हम देखेंगे वही अभाज्य गुणनखंड में ही देखते हैं कि अधिकतम घात, जैसे अभाज्य गुणनखंड करा था हमने 2 और 2 की घात देखी थी हमने कितनी आई थी 5, 3 की घात देखी थी कितनी आई थी 1 और 101 की घात देखी थी कितनी आई थी 1। इस प्रकार ये भी संख्या प्राप्त हो गई। तो हम एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम घात यानी 2 की घात 5 × 3 की घात 1 × 101 की घात भी 1। क्यों? कॉमन संख्या की तो आपको अधिकतम घात लेनी है और जो संख्याएं कॉमन नहीं है उस सभी संख्याओं को भी लेना है, अर्थात 2 को जब 5 बार लिख देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे × 3 से × 101 से, तो उत्तर प्राप्त होगा हमारा 9696। इस प्रकार हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हम इसका सत्यापन करेंगे यानी वेरिफिकेशन करेंगे।
वेरिफिकेशन करने के लिए या जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, यानी 96 और 404 को गुणा करेंगे तो 38,784 प्राप्त होंगे। और एचसीएफ एलसीएम का भी गुणा करेंगे, एचसीएफ को एलसीएम से भी गुणा करेंगे, यानी 4 को गुणा करेंगे 9,696, तो इससे भी संख्या 38,784 प्राप्त होगी। अतः एचसीएफ को गुणा करेंगे एलसीएम से और दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करा तो हमने देखा कि दोनों संख्याएं बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न की सत्यता की जांच हो गई। अब जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पूछता है तब जांच भी पूछता है, तो इस प्रकार हम इसकी जांच करके बता सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं कि ये संख्याएं दोनों आपस में समान हैं। इस प्रकार अब हम तीसरा सवाल देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 संख्या आ गई है। जैसे पहला सवाल लेते हैं 12, 15, 21, 12, 15 और 21 एक संख्या है। दूसरा सवाल है 24, 15 और 36। इस प्रकार ये सवाल को भी इसको भी हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए वही 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सब संख्या का अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते ही हो, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो। 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 3 का देंगे तो 15 में 5 बार जाएगा, 5 का तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, 7 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। इस प्रकार ये इसके अभाज्य गुणनखंड को हम घातों के रूप में लिख देंगे, अर्थात 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 3 इंटू 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया 3 इंटू 7। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अर्थात एचसीएफ निकालने के लिए इसकी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेंगे। अर्थात जब न्यूनतम घात लेंगे तो इसमें देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या में हमने देखा कि सबसे पहले तो कॉमन संख्या देखी कि इसमें 2 की घात 2 है, दूसरे में 2 की घात नहीं है, तीसरे में भी 2 की घात नहीं है, अर्थात हम इसको ले लेंगे। फिर देखेंगे 3 सब में दिखाई दे रहा है, अर्थात इसका कॉमन संख्या 3 हो गई, अर्थात इसका एचसीएफ हमारे 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम अब इसका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम भी वही, एलसीएम में क्या करना है, कॉमन संख्या की तो कौन सी घात लेनी है, अधिकतम, अर्थात इसमें अधिकतम घात है 2 की घात 2। फिर अन्य संख्या भी लेनी है, 3 लेनी है, 5 लेनी है और 7, ये भले ही कॉमन संख्या सब में हो या नहीं है तो भी लेनी है एलसीएम में। अब इसको सबको गुणा कर देंगे, अर्थात 4 को गुणा करेंगे 3 से, फिर जो उत्तर आता है उसको 5 से, फिर 7 से करेंगे तो उत्तर 420 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एचसीएफ बराबर हमारा 3 और एलसीएम बराबर 420 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार एक और अन्य सवाल लेके इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हो। 24, 15 और 36 का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तब दिए हुए पूर्णांकों का हम क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते समय 24 का वही अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 12 बार गया, 2 का फिर दिया 6 बार गया, 2 का फिर दिया 3 बार गया, फिर 3 का दिया 1 बार गया। इस प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग 5 बार जाएगा, 5 का दिया तो 1 बार जाएगा। फिर 36 का करेंगे तो 2 का भाग 36 में दिया 18 बार गया, 2 का भाग 18 में दिया 9 बार गया, 3 का 9 में दिया 3 बार गया, और 3 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो इसको भी घात के रूप में लिख देंगे। सभी जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसको आपको घात के रूप में लिखना है, यानी इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो हमारे प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 की घात 3 इंटू 3। फिर 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 5। फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसको घात के रूप में लिख देना है।
अब घात के रूप में लिखने के बाद में वही नियम याद रखना है एचसीएफ के लिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है। तो देख लो सब में कि सब में 3 है, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी में 3 की घात 1 है, किसी में 3 की घात 2 है, और किसी में 3 की घात 3 भी आती है। तो भी आपको कौन सी घात लेनी? न्यूनतम घात लेनी है, यानी एचसीएफ बराबर 3 की घात 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 3 प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए वही अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे, और अधिकतम घात देखेंगे कि हमारे पास 2 की घात 3 है, कॉमन संख्या में तो 2 की घात 3 है तो देख लीजिए, नहीं है तो मत देखिए। और अन्य संख्या है उसको भी लेनी है, यानी 3 की घात 2, 5 की घात 1। अब सबको गुणा कर देंगे तो 360 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इस संख्या का एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम 360 होगा। एक अन्य विविध प्रश्न लेते हैं और उसको भी हम हल करते हैं। जब भाषा के रूप में जब प्रश्न पूछा जाता है तब आपको थोड़ा सा समझ के हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है एक प्रश्न 5वां, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम इस विद्यार्थियों को सबको बैठाना है, और सबको ही बैठाने के लिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि हम एक कमरे में कितने बैठाएं कि ताकि सब विद्यार्थी भी बैठ सके। और अब चूंकि न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, इसीलिए प्रत्येक कमरे के प्रत्याशियों की संख्या 60, 84, 108 है। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ताकि एचसीएफ निकालने पर हमको पता लगे कि कम से कम एक कमरे में इतने विद्यार्थी तो बैठा ही सकते हैं, ताकि फिर सभी विद्यार्थी आसानी से बैठ सकते हैं। अब इसमें भी हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 × 3 × 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर 84 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 × 3 × 7 प्राप्त हो जाएगा। 108 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 2 × 3 की घात 3। अब इसीलिए हम देखेंगे कि 60, 84, 108 का एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए फिर वही कॉमन संख्या देखिए, 2 की घात 2, इसमें भी 2 की घात 2 और इसमें भी 2 की घात 2। अब घातें अलग अलग आती है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि उसकी न्यूनतम घात लेनी है, तो अर्थात 2 की घात 2 ले लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें भी 3 है, पहले में भी, दूसरे में भी 3 है, और तीसरे में 3 की घात 3 है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे? 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 की घात एक छोटी घात है, अर्थात 3 ले लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे उत्तर 12 प्राप्त हो जाएंगे। यानी हम एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठाएं तो सभी विषय के विद्यार्थी भी बैठ सकते हैं और सब कमरों में आसानी से बैठ सकते हैं। अतः प्रत्येक कमरे में 12 प्रत्याशियों को ही बैठाया जा सकते हैं। कोई भी विषय के बैठा सकते हो, बोलिए, अलग अलग विषय के भी बैठा सकते हो, और एक ही विषय को तो बैठाना ही नहीं। अतः प्रत्येक कमरे में 12 प्रत्याशी को बैठाया जा सकता है। अतः अभिष्ट कमरों की संख्या कितनी होगी? प्रत्याशियों की कुल संख्या लिख लेंगे हम। प्रत्याशियों की कुल संख्या 60, 84, 108 और इसको जोड़ेंगे तो 252 आ जाएंगे, और इसको 12 से जब विभाजित कर देंगे तो हम देखेंगे कि 21 आ जाएंगे। अतः अभिष्ट कमरों की संख्या कितनी होगी? 21। यानी 12 विद्यार्थी एक कमरे में बैठाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें 21 कमरों की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 को आसानी से हल कर सकते हो। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। इस क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा और मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अभी कम विद्यार्थी आ रहे हैं, 35-36 के आसपास ही, तो विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इस क्लास की
PDF ग्रुप में मिलेगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।